नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज आपके सामने एक थोड़ा तकलीफ की खबर लेकर आया हूं, लेकिन ये समाज की हकीकत है, देश के कानून के बारे में है और पूरी दुनिया के एक बड़े जलते सुलगते मुद्दे पर है ये, इसलिए इस खबर पे बातचीत कुछ ज़रूरी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले इसी महीने एक 20 साल की अविवाहित लड़की का एक केस खारिज किया। उस पिटीशन में कहा गया था कि ये लड़की गर्भवती है और गर्भपात करवाना चाहती है। कुछ स्थितियां ऐसी रही होगी गर्भवती होने की कि वो लड़की उसके वकील के मुताबिक अब समाज को मुंह दिखाने के लायक नहीं है। इस बच्चे को लेके वो कैसे मुंह दिखाएगी, इसलिए गर्भपात की इजाज़त दी जाए। हाईकोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था पिटीशन को। दिल्ली हाईकोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो 24 हफ्ते से ज़्यादा का समय हो गया था गर्भ को। भारत में गर्भपात का कानून ये कहता है कि 24 हफ्ते के बाद गर्भपात नहीं किया जा सकता। केवल कुछ अपवाद स्वरूप कुछ स्थितियां ऐसी हैं, जैसे 24 हफ्ते के बाद के भ्रूण के बारे में अगर जांच से ये पता लगता है कि उसमें कोई गंभीर असामान्यता है, सीरियस एबनॉर्मेलिटी है अगर भ्रूण में कोई अजन्मे शिशु में, तो मेडिकल बोर्ड बैठकर इसकी जांच करता है कि क्या इस भ्रूण का पैदा होना अधिक तकलीफ दे रहेगा जिंदगी भर के लिए। ऐसी हालत में मेडिकल बोर्ड कभी कभी इजाज़त देता है, क्योंकि इसके लिए एक गंभीर मेडिकल प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ती है। इतने देर की प्रेगनेंसी, इतने देर के गर्भ से गर्भपात करने में मुश्किल रहता है। तो एक तो शर्त ये रहती है कि भ्रूण जो है उसमें कोई गंभीर एबनॉर्मेलिटी रहे, जो कि इस मामले में नहीं है। दूसरा यह है कि इस गर्भ की वजह से जन्म देने के पहले जन्म देने तक जो माँ बनने वाली है उसकी सेहत को कोई गंभीर खतरा रहे, वो भी इस मामले में नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला था। दिल्ली में बड़ी बड़ी सरकारी अस्पतालें हैं, वहाँ से जांच हो गई थी। मेडिकल बोर्ड ने ये दिया, न तो भ्रूण में कोई एबनॉर्मेलिटी है, न ही उसकी होने वाली माँ की सेहत को कोई खतरा है। ये 24 हफ्ते की बात थी, तो हाई कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में कल 15 मई को इसके ऊपर आदेश हुआ है। आदेश जब हुआ है उस वक्त तक ये भ्रूण 30 हफ्ते का हो चुका था, 7.5 महीने का हो चुका था। 3 जजों की बेंच ने विचार किया और कहा कि नहीं, ये भ्रूण जो है इसमें धड़कन आ चुकी है, इसकी अपनी ज़िंदगी हो चुकी है, ये जन्म के इतने करीब पहुंच चुका है कि हमको भ्रूण के अधिकारों की भी रक्षा करनी है। वकील ने कहा कि साहब, ये भ्रूण जिस महिला के पेट में है, गर्भाशय में है, ये उसी का अधिकार है कि इसका क्या करे वो। दूसरे किसी को ये फैसला लेने का हक नहीं है। जब तक जन्म नहीं जाता बच्चा, तब तक उसकी माँ ही उसके बारे में तय कर सकती है। ये माँ बहुत मुश्किल परिस्थितियों से गुजर रही है, समाज में मुंह दिखाने की हालत में नहीं है, नीट का इम्तिहान दे रही है। ऐसी हालत में उसको मजबूर करना कि वो बच्चे को जन्म दे, वो इस बच्चे को जन्म देना नहीं चाहती है, इस बच्चे को पालना नहीं चाहती है। कुछ स्थितियाँ ऐसी हैं। जजों ने कहा कि हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन हम इसकी इजाज़त नहीं दे सकते इस गर्भपात की, क्योंकि ये 7.5 महीने का भ्रूण हो चुका है। ये करीब करीब एक जिंदा बच्चे जैसा है तो माँ के गर्भाशय में, लेकिन एक जिंदा बच्चे सरीखा है। हमको उसके हक की फिक्र भी करनी है, भ्रूण के हक की फिक्र करनी है। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस भ्रूण को खत्म करने का, टर्मिनेशन का, गर्भपात एबॉर्शन का, इसकी इजाज़त नहीं दी सुप्रीम कोर्ट ने। ये मामला इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है
कि हिंदुस्तान में गर्भपात बहुत बड़ा मुद्दा ही नहीं है। यहाँ पर तो गैर कानूनी भ्रूण लिंग परीक्षण होते ही रहते हैं। बहुत सारे डॉक्टरों के ऊपर कार्रवाई होती है। कुछ एक राज्य ऐसे भी हैं जहाँ पर कन्या भ्रूण हत्या इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ से खबरें आती हैं कि चलती हुई वैन चलती जा रही है, डॉक्टर भ्रूण लिंग परीक्षण कर रहे हैं, बतला दे रहे हैं कि इस महिला के गर्भ में, कोख में लड़का है या लड़की है, उसके बाद घर वाले जाने उनको क्या करवाना है। ऐसा देश है ये। मैंने बड़ी कोशिश की यहाँ पर कि भ्रूण हत्या के खिलाफ एक जागरूकता पैदा की जाए। बहुत लिखा मैंने, अपने संपादकीय में कई बार लिखा। मैंने जो धार्मिक प्रवचन करते हैं अलग अलग धर्मों के बहुत सारे लोग, उनको भी लिखा कि आप लोग हिंसा के खिलाफ इतना लिखते हो, इतना बोलते हो, प्रवचन करते हो, जीव हत्या के खिलाफ इतना बोलते हो, इसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते कि भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए, खासकर कन्या भ्रूण हत्या। कोख में अगर बच्चा पैदा होने वाला है, जो लड़का दिख रहा है, तो उसकी कोई हत्या नहीं होती, तो मोटे तौर पर कन्या भ्रूण हत्या ही होती है इस देश में, जिसकी वजह से लड़के लड़कियों का अनुपात बिगड़ा हुआ है। मैं उसके ऊपर भी आता हूँ, वो अनुपात बिगड़ने से क्या होता है, लेकिन फिलहाल मैं आता हूँ उन धर्म गुरुओं पर, प्रवचनकर्ताओं पर, धार्मिक आयोजनों पर, धर्मालु लोगों पर, जिनको मैंने बार बार चुनौती दी कि आप अपने प्रवचनों में भ्रूण हत्या के खिलाफ, गर्भपात के खिलाफ, खासकर कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ बोलो। क्यों नहीं बोलते हो आप? हिंदुस्तान का कानून इतना सरल है, इतना आसान है, देश धर्मालु है, लोग आस्थावान हैं, आस्तिक हैं, सोते जागते, उठते बैठते ईश्वर की आराधना करते हैं। मैं कपड़े सिलाता था कॉलेज के समय, तो मास्टर जी जो थे उनके यहाँ जब जाता था कि मास्टर जी हैं क्या, मेरा पैंट सिल गया है क्या, तो सुनने मिलता था कि नमाज पढ़ने गए हैं। दिन में 5 बार नमाज पढ़ने जाते थे वो। कई लोग सवेरे शाम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं। कई लोग गुरुद्वारे गए बिना आगे नहीं बढ़ते हैं। सवेरे सवेरे देखता हूँ मैं धोती ऐसा लपेटे हुए कई लोग जैन मंदिर जाते हैं। तमाम धर्मों के लोग हैं जो पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, ईश्वर को मानते हैं। आस्थावान लोगों का देश है ये। अभी देख रहे हैं ना आप, उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा के लिए कैसे लोग उमड़े पड़े हैं। ऐसे ही लोग बड़ी मेहनत करके लॉटरी में अपना नाम पाते हैं और हज करने जाते हैं। कई लोग स्वर्ण मंदिर जाते हैं, किसी दूसरे गुरुद्वारे जाते हैं, बड़ी मान्यता है। जैनों के बड़े बड़े तीर्थ हैं, वहाँ पर लोग जाते हैं। मैंने सबके सामने सवाल उछाला कि कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ आप बोलिए। लिखा मैंने, लिख के अखबार के एडिटोरियल की कतरन मैंने लोगों को भेजी, अलग अलग धर्मों के लोगों को भेजा कि आपके धार्मिक आयोजनों में इसको मुद्दा बनाया जाए। कन्या भ्रूण हत्या को नहीं उठाया किसी ने वहाँ पे। मुझको ऐसा लगता है कि कई भक्तजन ऐसे होंगे जो कन्या भ्रूण हत्या के हिमायती होंगे, तो कहीं भक्तजन भाग न जाएं, टूट न जाएं, बिदक न जाएं। तो प्रवचनकर्ता और धर्मगुरु ये ध्यान रखते हैं कि जो बात न सुहाए भक्तों को, उसको न कहा जाए। अब सवाल ये उठता है कि ये लड़की जिसको सुप्रीम कोर्ट से भी निराशा हाथ लगी है, 29 हफ्ते का था, कल जब फैसला हुआ है ये, तो 30 हफ्ते में पहुंच गया है भ्रूण। करीब करीब अपने आप कई महिलाओं को 7वें महीने में, 8वें महीने में कई महिलाओं को प्रीमेच्योर बच्चे हो जाते हैं समय के पहले। मैं यहाँ पर थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान तो बहुत ही उदार है इस मामले में, बड़ा धर्मालु है, आस्थावान है।
अहिंसा की बात करता है, प्राणी को भी मत मारो, मांसाहार मत करो ये कहता है, किसी प्राणी को भी मत काटो। कई बार कई त्योहारों पे मांस की दुकानें, चिकन मछली की दुकानें बंद हो जाती हैं कि मांसाहार नहीं होना चाहिए। भ्रूण हत्या के खिलाफ यहाँ पर कोई माहौल नहीं है, कोई आंदोलन नहीं है कि कन्या भ्रूण हत्या न हो, भ्रूण हत्या न हो। मैं जितनी बार भ्रूण हत्या कह रहा हूँ उसका मतलब कन्या भ्रूण हत्या ही है। कोख में पुरुष भ्रूण होने से, लड़का होने से कोई गर्भपात नहीं होता इस देश में। लोग अपने रिश्तेदारों को कहते हैं कि हमको गोद दे देना, लड़की के लिए शायद नहीं कहते हैं ऐसा, या कम ही लोग कहते होंगे। मुझको इससे याद पड़ रहा है, अमेरिका का चुनाव अभी नवंबर में होने जा रहा है। दोनों पार्टियों के बीच एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है वहाँ पे वो महिला के गर्भपात का अधिकार है। हुआ ये कि आज वहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, इनके पहले वहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी जो कि बड़ी संकीर्णतावादी पार्टी मानी जाती है, उसके राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप। हिंदुस्तान से बड़ा उनका लगाव था, आना जाना। गुजरात से उन्होंने चुनाव प्रचार चालू किया था। चुनाव अमेरिका में था, चुनाव प्रचार गुजरात से उन्होंने चालू किया था, आपको ध्यान होगा। डोनाल्ड ट्रंप को अपने 4 साल के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट के कुछ एक जज गुजर गए थे, उनकी जगह नया जज मनोनीत करने का मौका मिला था। कई राष्ट्रपति ऐसे रहते हैं जो चले जाते हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट में कोई जज मनोनीत करने का मौका ही नहीं मिलता। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर नहीं होते हैं, जब तक उनके हाथ पांव चलते हैं, व्हील चेयर पर भी आके बैठते हैं, काम करते हैं, कोई उम्र की सीमा नहीं है। वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को जो जज मनोनीत करने का मौका मिला, हालांकि वहाँ संसदीय कमेटी की सुनवाई का सामना करना पड़ता है ऐसे लोगों को, लेकिन राष्ट्रपति ही मनोनीत करते हैं। उन जजों के सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने पर वहाँ संतुलन जो है वो सामान्य या उदारवादी विचार के जजों के बजाय एकदम से संकीर्णतावादी, कट्टर ऐसे जजों का संतुलन हो गया वहाँ पर। अमेरिका में जजों की विचारधारा को लेकर बोलने पे कोई रोक टोक नहीं है, जैसा कि हिंदुस्तान में है। वहाँ तो कोई फैसला जब पहुँचता है तो लोग हिसाब लगा लेते हैं कि इसके खिलाफ इतने जज होंगे, पक्ष में इतने होंगे, ऐसा फैसला होने की उम्मीद है। उस पर बहस होने लगती है, टीवी पर, अखबारों में बहस होने लगती है, सड़कों पर प्रदर्शन होने लगते हैं। तो अभी कुछ अर्सा पहले अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ गर्भपात का अधिकार, जो कि 50 साल पहले के एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से चले आ रहा था, उसको खत्म कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा जटिलता में नहीं जाना चाहता, लेकिन आज तकरीबन पूरे अमेरिका में 2-4 हफ्ते के बाद, 2-4 हफ्ते के गर्भ के बाद गर्भपात करवाना गैरकानूनी करार दिया गया है। ये इतना कम वक्त रहता है कि गर्भवती होने वाली महिला को ये पता नहीं लगता कई बार कि वो गर्भवती हो चुकी है। तो बड़ी विचित्र स्थिति वहाँ पर आ गई है अमेरिका में। अब दवाइयाँ लेकर घर पे खाकर लड़कियाँ या महिलाएं जो हैं वो गर्भपात अपना कर रही हैं, जो कि अस्पतालों में होने वाले गर्भपात जितना सुरक्षित नहीं रहता। ये करना पड़ रहा है अभी कई राज्यों में। पूरे देश में एक माहौल वहाँ पर यह है कि गर्भपात के खिलाफ है डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अभी फिर उम्मीदवार बनने वाले हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, जिसके उम्मीदवार जो बाइडन दोबारा लड़ने वाले हैं, ये पार्टी महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करती है। इसको महिलाओं के हक का हिमायती माना जाता है कि महिला चाहे तो गर्भपात कराए, न चाहे तो न कराए। वहाँ भी ऐसी सीमा है, इतने हफ्तों के बाद नहीं हो सकता, ये था पहले। अब तो उसको घटा के ऐसा कर दिया गया है कि महिला को पता लगे कि वो गर्भवती है, तब तक तो सीमा निकल जाती है बहुत सारे मामलों में।
फ्रांस ने अभी एक कानून बनाया है, कानून बनाकर अधिकार दिया है, संविधान में जोड़ा है। किस लिए जोड़ा है? बड़ा दिलचस्प है। फ्रांस ने अपने संविधान में महिलाओं को गर्भपात का अधिकार अभी जोड़ा है। इसलिए जोड़ा है कि कोई दकियानूसी सरकार आ गई, जैसे कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की थी, या जैसा कि अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट आज के तारीख में दकियानूसी संकीर्णतावादी है। ऐसी अगर नौबत फ्रांस में आ गई तो महिलाओं के अधिकार छीन लिए जाएंगे गर्भपात के। इसलिए संविधान में संशोधन करके अलग से ये प्रावधान जोड़ा गया है कि गर्भपात करवाना महिलाओं का अधिकार रहेगा। कोई अदालती फैसले पे नहीं छोड़ा, वहाँ की पार्लियामेंट ने कानून बनाया है। यूरोप के अलग अलग देशों में इसके बारे में अलग अलग सोच है। दरअसल यूरोप की, अमेरिका की, पश्चिमी देशों की सोच जो है वो कई जगहों पर ईसाई धर्म से भी प्रभावित है। चर्च जो है वो गर्भपात के खिलाफ रहा है हमेशा से। अमेरिका में, यूरोप में, पश्चिमी देशों में। मैं हिंदुस्तान में नहीं जानता कि किसी भी धर्म गुरुओं ने, प्रचारकों ने कन्या भ्रूण हत्या के बारे में कुछ कहा हो, मुझको याद नहीं है। अगर कहा होगा तो मैं सम्मान करता हूँ, किसी एक आध ने कह दिया होगा। नहीं कहा होगा तो आज भी मेरी चुनौती है तमाम प्रचारकों को, धर्म गुरुओं को, धर्मालु लोगों को, कि कन्या भ्रूण हत्या का विरोध करो। जो संतुलन बिगड़ते चल रहा है, लड़कों और लड़कियों की गिनती का जो संतुलन बिगड़ते चल रहा है हिंदुस्तान में, ये खतरनाक है। हरियाणा जैसे राज्यों में तो हाल ये है कि वो दूसरे प्रदेश से लड़कियां किसी तरीके से जुटाकर हरियाणा में दुल्हन बनाकर ले जा रहे हैं, बहू बनाकर ले जा रहे हैं, शादी करवा रहे हैं वहाँ के लोगों की। खराब नौबत है ये कन्या भ्रूण हत्या अधिक होने के कारण। जिन प्रदेशों ने कन्या भ्रूण हत्या अधिक देखी है, अधिक की है, वहाँ पर ऐसी नौबत है। तो मैंने शुरुआत तो की थी सुप्रीम कोर्ट के गर्भपात के अधिकार पे एक ताज़ा फैसला जो कल आया है 15 तारीख को, इससे मैंने शुरुआत की थी। लेकिन मैं इसके दूसरे पहलुओं पर भी बात करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में लड़के लड़की का जो लैंगिक अनुपात जो है वो इतना बिगड़ चुका है कि जो सबसे गरीब लड़के हैं उनको लड़कियां मिलने की गुंजाइश घट गई है, क्योंकि जो पैसे वाले लोग हैं वो अपने से थोड़े कम पैसे वाले परिवारों की लड़कियों से भी अपने बच्चों की शादी कर देना चाहते हैं। हालत ये हो गई है हिंदुस्तान में अभी, इसको लेकर बहुत बड़ी अराजकता क्यों नहीं हुई है मैं बतला देता हूँ आपको। जो आबादी के अनुपात की जो बात होती है, ये बराबर उम्र के लोगों में ये अनुपात होता है, लेकिन हिंदुस्तान में चलन ये है कि जो युवक हैं या पुरुष हैं वो जब शादी करते हैं तो अपने से 3, 4, 5, 6 साल छोटी लड़की से करते हैं। इसकी दो वजह हैं। एक तो यह है कि उसमें उनको सोच विचार का, पसंद का एक बड़ा पैमाना मिल जाता है, एक बड़ा दायरा मिल जाता है कि अपने बराबरी की 1 साल छोटी, 2 साल छोटी, 6 साल छोटी तक लड़की से भी लोग शादी कर लेते हैं, तो उनको पसंद करने का मौका उनका बढ़ जाता है, पहली बात। दूसरी बात, इसके पीछे एक मर्दाना स्वार्थ है, मतलब परस्ती है हिंदुस्तान में। वो ये है कि जब खुद के मरने की नौबत रहे तो पत्नी जो है वो कम उम्र की रहना चाहिए ताकि आपकी सेवा कर सके, घरेलू नौकरानी की तरह, नर्स की तरह आपकी सेवा कर सके। दूसरी बात। एक तीसरी बात मैं और बताता हूँ आपको दिलचस्प। हिंदुस्तान के आंकड़े ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में मर्द की औसत उम्र जो है उससे महिला की औसत उम्र 2.5 साल, 3 साल, 3.5 साल तक ज़्यादा है। तो ऐसे में जो हिंदुस्तान में एक प्रचलित बात रहती है, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, ऐसा जो कहा जाता है, तो अगर साथ जीना है, साथ मरना है, तो हिंदुस्तानी नौजवानों को, मर्दों को अपने से 3 साल, 3.5 साल बड़ी लड़की या महिला से शादी करनी चाहिए। कोई है तैयार? कोई नहीं होंगे तैयार।
एक जगह एक चर्चा चल रही थी, मैंने ऐसा कहा तो उसके माँ बाप ने कहा कि हमारा लड़का कोई विकलांग है क्या कि जो हम उससे बड़ी लड़की से उसकी शादी करेंगे। चुप रह गया मैं, मेरे पास कोई तर्क नहीं था। आम समाज में प्रचलित यही है कि अपने से 4-5 साल छोटी लड़की से शादी करो, यही चले आ रहा है सब जगह। ऐसी हालत में जो जेंडर गैप है, जो लैंगिक अनुपात का जो फर्क है, वो अभी खप जा रहा है। क्योंकि विचार करने के लिए एक लड़के या मर्द के पास अपने से 4 साल छोटी लड़कियां भी रहती है, 6 साल छोटी लड़कियां भी रहती हैं। 1-2 जातियां तो ऐसी है जिसमें 7-8 साल छोटी महिला से भी शादी होती है। लेकिन ये कन्या भ्रूण हत्या के लिए जो गर्भपात किए जाते हैं, उनका ये नतीजा है कि आज अगर ये तय हो जाए कि सब लोग अपनी बराबरी की लड़की से शादी करेंगे तो एकदम से कमी पड़ जाएगी। तो खैर, हमने बात गर्भपात से चालू की थी और मुझको सुप्रीम कोर्ट का ये रुख इस एक मामले में, इस लड़की की जो भी स्थितियां होगी, मैं उन पे ज़्यादा जाना नहीं चाहता हूँ, किसी एक मामले पे जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो रहते हैं, जब तक उनके खिलाफ कोई कानून न बनाया जाए देश में, संसद में, तब तक ये फैसले एक नज़ीर रहते हैं, एक मिसाल रहते हैं। ये फैसले ही कानून रहते हैं। 3 जजों का फैसला है ये। इस फैसले को कभी आगे पलटना भी होगा तो 3 जजों से बड़ी बेंच लगेगी, 5 जजों की बेंच लगेगी, जो शायद संविधान पीठ ही होती है। एक अजन्मे बच्चे का अधिकार जो माना है सुप्रीम कोर्ट ने मां के अधिकार के ऊपर, कि बच्चा अब 7.5 महीने का हो गया है, हम भ्रूण के अधिकार जो हैं उसको मां के अधिकार के ऊपर महत्व देते हैं, इस खास संदर्भ में कि उसका गर्भपात किया जाए कि न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हम इजाज़त नहीं देंगे। अगर इस लड़की को, इस बच्चे को नहीं पालना है तो वो सरकार को दे दे, सरकार अपने इंतजाम से उसको कहीं पालेगी। ये फैसला एक बड़ी नज़ीर है। ये फैसला अजन्मे बच्चे के हक को माँ के हक के ऊपर मान रहा है। खासकर इस उम्र के भ्रूण जो 7.5 महीने का हो चुका है, इतनी उम्र के भ्रूण के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने उसकी मां के अधिकार से अधिक अधिकार दिए हैं। इसको समझने की ज़रूरत है आपको। साथ साथ में ये भी, इस मुद्दे को भी उठाना चाहता था कि इस देश में आमतौर पर जो गर्भपात होते हैं वो कन्या भ्रूण हत्या के लिए होते हैं। उसके खिलाफ भी आपको सोचना चाहिए, उसके खिलाफ भी आपको बात करना चाहिए। जितने किस्म के किसी भी धर्म से जुड़े लोगों से आपकी बात मुलाकात होती है, आप सुनने जाते हैं, प्रवचन सुनने, कोई और उनका भाषण सुनने, वहाँ सवाल कीजिए ये कि कन्या भ्रूण हत्या हिंदुस्तान में इतनी होती है कि हमारे आबादी में औरत मर्द का, लड़के लड़कियों का अनुपात बिगड़ गया है, आप इसके बारे में कुछ क्यों नहीं बोलते? मजबूर कीजिए लोगों को बोलने के लिए, सोचने के लिए। जो मैं बोल रहा हूँ इस बात को भी आप अपने जान पहचान के लोगों के बीच बांटिए। हो सकता है आपके जान पहचान का कोई ऐसा परिवार भी हो जिनको कन्या भ्रूण के 4 बार के एबॉर्शन के बाद 5वीं बार जब कन्फर्म हो गया कि अब लड़का है, तब जाके उन्होंने जन्म होने दिया। मैंने बड़ी दर्दनाक कहानियां इसकी सुनी है, बड़ी दर्दनाक कहानियां सुनी हैं। मैं एक बात बतलाता हूं आपको, तकलीफ दे है लेकिन सुन लीजिएगा, मुद्दा ही तकलीफ दे है। बड़े बड़े जो अहिंसक लोग हैं, बड़े बड़े धर्मालु लोग हैं, ये जब अपने परिवार की बहू का एबॉर्शन करवाते हैं कहीं से गैरकानूनी जांच करवाने के बाद, तो मुझको एक अस्पताल और डॉक्टर ने बताया था कि वो जाकर भ्रूण को देखते हैं करीब से। छोटा सा रहता है भ्रूण, उसको देखते हैं जाकर कि लड़की ही थी ना, कहीं ऐसा तो नहीं है लड़के को मार दिया गया। ये धर्मालु लोगों का हौसला है। ये एक बात हुई।
दूसरी बात, मेरी एक डॉक्टर दोस्त हैं, उनकी कही हुई बात मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने मेडिकल साइंस से अलग से इसको नहीं परखा है, लेकिन डॉक्टर दोस्त ने कहा है मुझको, सोनोग्राफर हैं वो, उन्होंने मुझको कहा है कि जब कहीं जहाँ कहीं भी किसी वजह से एबॉर्शन होता है तो कन्या भ्रूण जो है इतनी मजबूती से लड़ाई लड़ती है कोख के भीतर। लड़का तो हथियार डाल देता है एबॉर्शन के दौरान, लेकिन कन्या भ्रूण जो है इतनी लड़ाई लड़ती है जिंदा रहने के लिए। सोच के देखिएगा ऐसी नौबत को, एक अजन्मी कन्या भ्रूण छोटी सी एबॉर्शन करने वाले डॉक्टर से संघर्ष करती है। ये मुझको एक डॉक्टर दोस्त ने कहा है। तकलीफ देह बात है, पूरी की पूरी बात ही तकलीफ देह है। अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कीजिए, परिवार के जो बालिग लोग हैं, वयस्क लोग हैं, उनके बीच इसको बांटिए, चर्चा कीजिए इसके बारे में। कन्या भ्रूण हत्या रोकना इस देश की एक बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए। मैं इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट के इस मामले को खींचकर वहां तक लेकर आया हूं। वहां लिंग परीक्षण मुद्दा नहीं था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन गर्भपात से जुड़ा ये सबसे बड़ा मुद्दा है हिंदुस्तान में। इसके बारे में सोचिएगा। बहुत संभावना है कि आप धर्मालु होंगे, किसी धर्म को मानने वाले आस्तिक और आस्थावान होंगे। सोचिए, अपने धर्म, ईश्वर, गुरु, किसी को भी पूछिए कि कैसे इसको रोका जाए। सवाल उठाइए, सवाल कीजिए। फिर मिलते हैं। आपको अगर मेरा ये एडिटोरियल अच्छा लगा होगा, तकलीफ देह मुद्दा है लेकिन फिर भी आपको लगा होगा कि मैं कुछ सोचने को मजबूर कर रहा हूँ, तो हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा ताकि अगला वीडियो जब आए तो आपको एक मैसेज आ जाएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर। दोस्तों के बीच इसका लिंक बांटिएगा। गंभीर मुद्दा है, हमारे आपसे सबसे जुड़ा हुआ है। सोचिएगा इस बारे में। चलते चलते एक छोटी सी सलाह ये कि अगर आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू का शौक रखते हैं तो छोड़ दीजिए इसको, क्योंकि कैंसर भी आपके जैसे लोगों को खाने का शौक रखता है। कैंसर आकर बैठ जाता है, मुंह में बैठ जाता है, फेफड़े में बैठ जाता है, गले में बैठ जाता है। जहाँ का कैंसर रहे वहाँ बैठ जाता है आकर। जहाँ जहाँ तंबाकू का असर होता है वहाँ बैठ जाता है आकर, और वहाँ से अपने स्मार्टफोन पे लाइव लोकेशन भेजता है ऊपर यमराज को कि एकदम रेडीमेड केस है, आ जाओ लेने के लिए। ऐसी नौबत मत आने दीजिए, अपने परिवार पर रहम कीजिए। कैंसर के इलाज में पूरे के पूरे परिवार खत्म हो जाते हैं। ऐसा शौक मत पालिए तंबाकू का कि आपका परिवार रोए। अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहिए। और दूसरी बात आपको बताऊं मैं, जो लोग तंबाकू के शौकीन रहते हैं ना, उनकी अगली पीढ़ी भी इस लत में फंस जाती है। कम से कम अपनी अगली पीढ़ी को ये बीमारी दे के मत जाइए। फिर मिलेंगे।